नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल जी गुरु जी। दो वीडियो बनाया हूँ वर्ण परिचय से संबंधित। पहला वीडियो है मेरा स्वर वर्ण का भाग 1 और भाग 2 मैं व्यंजन वर्ण के बारे में बता रहा हूँ। तो जरूर यदि भाग 1 को नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। उसमें स्वर वर्ण के बारे में विस्तृत मैं जानकारी दिया हूँ। अब आइए हम चलते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। संस्कृत भाषा में व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने इसलिए पहले मैं व्हाइट बोर्ड में लिखा हूँ। यहाँ पर देखिए क ख ग घ अंगा, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म और य व र ल और स श स और ह। ये 25 और 4 29, 29 और 4 33। तो व्यंजन वर्णों की संख्या है इसमें 33। अब इसमें जो 25 जो बना हुआ है क ख इधर से बाएं से दाएं 5 और ऊपर से नीचे 5, तो 5 गुणित 5 बराबर 25 वर्ण। 25 वर्ण स्पर्श वर्ण कहा जाता है। स्पर्श वर्ण क्यों कहते हैं? तो इसका कारण है कि हमारे जो मुख का अवयव है, दो अवयव से ही स्पर्श होकर के इन वर्णों का उच्चारण होता है, इसीलिए स्पर्श वर्ण कहते। बिना स्पर्श के इन वर्णों का जो 25 वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हमारे जिह्वा, हमारे दांत, हमारे तालु, हमारे मूर्धा से स्पर्श होगा, तभी इन वर्णों का उच्चारण होगा। उसके बाद यवरला अंतःस्थ कहा गया है। अंतःस्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अंतःस्थ का अर्थ होता है बीच, अर्थात स्वर और व्यंजन के बीच से इन वर्णों का उच्चारण होता है। और ऊष्ममान वर्ण इसलिए कहते हैं कि इन वर्णों के उच्चारण से ऊष्मा, ऊष्मा मतलब गर्मी होती है, इसलिए इसे ऊष्ममान कहते हैं। अब मैं उच्चारण स्थान के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो और मैं विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका माहेश्वर सूत्र और माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है और उच्चारण स्थान, इसके बाद मैं आगामी वीडियो बनाऊंगा। तो संक्षिप्त रूप में आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता रहा हूँ। एक सूत्र है अकु विसर्जनाम कंठा, यीची असा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लितु लसा नाम दंता, उपवद मान्या नाम ओष्ठव, या मंगणा नाम नासिका चा। तो यहाँ पर देखिए ह्रस्व और दीर्घ अ और क वर्ग, क वर्ग मतलब क ख ग घ अंगा, ई और ह और विसर्ग, इन वर्णों का उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ मतलब समझिए यहाँ पर ये ठुड्डी निकली हुई है, यहाँ पर हम 2 उंगली रखेंगे और उच्चारण करेंगे क ख ग घ अंगा। तो यहाँ पर कंपन हो रहा है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान है कंठ। उसी प्रकार ह्रस्व और दीर्घ ई तथा च वर्ग, च वर्ग मतलब च छ ज झ या और या और ये स मतलब शकर कसा। इन वर्णों को उच्चारण स्थान है तालव्य। तालव्य मतलब क्या होता है? तालु, तालु मतलब तलवा। जैसे हाथ का हमारा तलवा ये भाग है, पैर का जो नीचे रहता है, उसी प्रकार हमारा जीभ, जिह्वा जो ऊपर में बराबर जो दिखता है वो तालु है। और वही तालु हमारे जो मुख है आकाश नुमा, वहां पर जाकर के चिपकता है, तब इन वर्णों का उच्चारण होता है, इसीलिए इसे तालव्य वर्ण कहा गया है। अब है री, ह्रस्वरी और दीर्घरी तथा ट वर्ग, ट वर्ग मतलब ट ठ ड ढ ण और र और षटकोण कसा। इन वर्णों का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। मूर्धन्य किसे कहा गया है? ये जो ठुड्डी निकला है उसके ऊपर, और हम जब देखेंगे जिह्वा है, जिह्वा को जब उल्टेंगे
तो ये वाले भाग जो है वो मूर्धन्य है, तो इन वर्णों के उच्चारण से हमारी जीभ जो है पलट जाती है, अर्थात मुड़ जाती है, और फिर इन वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे बोलिए ट, ठ, ड, ढ, न, बाण के अणा मतलब अणा। अब इसके बाद है लृ तथा त वर्ग। त वर्ग मतलब त, थ, द, ध, न, और ल और सरलता के साथ इन वर्णों का उच्चारण स्थान है दंत्य। दंत्य मतलब हमारी जीवा का अग्रभाग, हमारे ऊपर वाले दांत जहां से मसूड़ा और दांत अर्थात दांत जहां से निकला है उसी मसूड़ा पर अग्रभाग जीवा का स्पर्श होता है, उसके बाद ही इन वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे बोलिए त, थ, द, ध, न। उसी प्रकार ह्रस्व और दीर्घ उ और प वर्ग मतलब प, फ, ब, भ, म, इन वर्णों का उच्चारण स्थान है होष्ठ। हमारे ऊपर और नीचे दोनों का होष्ठ, होठ ऊपर और नीचे वाला भाग जब तक आपस में स्पर्श नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं, तब तक इन वर्णों का उच्चारण नहीं होगा। जैसे बोलिए प जुड़ रहा है, फ, ब, भ, म। अब यहाँ देखिए य वर ल को, इनका उच्चारण स्थान है अंतस्थ। अंतस्थ मतलब समझिए बीच में, जैसे य, व, र, ल, स्वर और व्यंजन दोनों के बीच से इन वर्णों का उच्चारण हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए उष्ममान, उष्मा निकलती, गर्मी निकलती। जैसे बोलिए श, वाष्प जैसे भाप जैसे निकल रहा है, श, स, ह, ये है उष्ममान। अब देखिए आपकी व्यंजन संधि में इन 25 वर्णों का कहीं ना कहीं बार बार प्रयोग होता है, और इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं, इसको याद रखिएगा। क वर्ग, यदि क वर्ग हम बोलते हैं तो क वर्ग के अंतर्गत ये 5 वर्ण आता है, क, ख, ग, घ, ग। क्योंकि क वर्ग इसलिए बोलते हैं कि इन 5 वर्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क। जैसे कोई कार्यक्रम होता है, सामूहिक नृत्य या सामूहिक गायन, या आपके मान लीजिए जैसे क्रिकेट एक टीम बना हुआ है, उसमें कैप्टन का नाम ले देते हैं, किसी एक कैप्टन का, तो उस कैप्टन ने उन टीम का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे ही इसमें भी क वर्ग बोलने से क, ख, ग, घ, अंग इन 5 वर्णों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसी प्रकार च वर्ग बोलने से च, छ, ज, झ, य इन 5 वर्णों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? च। उसी प्रकार ट वर्ग बोलने से ट, ठ, ड, ढ, न इन वर्णों का प्रतिनिधित्व कर रहा है ट, इसीलिए उसको ट वर्ग बोलते हैं। उसी प्रकार त वर्ग में त, थ, द, ध, न। उसी प्रकार थ प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये 5 वर्ण प वर्ग के अंतर्गत आता है। ये तो बाएं से दाएं हो गई। अब समझिए इसमें ऊपर से नीचे यदि हम बोलेंगे कि वर्ग का प्रथम अक्षर बोलने से समझ जाइए कि इसमें 5 वर्ण है ऊपर से नीचे, क, च, ट, त, प। वर्ग का द्वितीय अक्षर, इसमें वर्ग के द्वितीय अक्षर में 5 वर्ण आ रहा है, ख, छ, ठ, थ, फ। वर्ग का तृतीय अक्षर बोलने से समझ जाइए कि इसमें जो ग, ज, ड, द, ब, इन 5 वर्ण वर्ग का तृतीय अक्षर के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार वर्ग का चतुर्थ अक्षर में घ, झ, ढ, ध, भ। उसी प्रकार वर्ग का पंचम अक्षर में ग, य, ण, न, म, इन 5 वर्ण जो है पंचम वर्ण कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा, बार बार जो है संधि विच्छेद करेंगे तो इनका प्रयोग होता है। वर्ग का प्रथम अक्षर, द्वितीय अक्षर, तृतीय अक्षर, चतुर्थ अक्षर, पंचम अक्षर, यह क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन संधि को घोषवर्ण, अल्प प्राण और महाप्राण के अंतर्गत और बांटा गया है इन 25 वर्णों को। अब यहाँ पर घोष वर्ण में कौन कौन से आता है? घोष वर्ण के अंतर्गत तो पहला है वर्ग का तृतीय अक्षर। वर्ग का तृतीय अक्षर बोलने से ग, ज, ड, द, ब, और वर्ग का चतुर्थ अक्षर बोलने से घ, झ, ढ, ध, भ, और वर्ग का पंचम अक्षर बोलने से ग, य, ण, न, म।
ये जो 15 वर्ण हैं, वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम, 5, 10, 15, 15 वर्ण जो है घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। और घोष वर्ण किसे कहते हैं? इसके उच्चारण में, अर्थात घोष वर्ण के उच्चारण में हमारी जो स्वर तंत्रिका है, बोलते समय हमारी वायु मुख से घर्षण करते हुए निकलती है। घोष, घोष मतलब घर्षण करना। जैसे आप बोलिए ख, ग, तो घर्षण हो रहा है, इसलिए इसे घोष वर्ण कहते हैं। और अघोष वर्ण में, अघोष मतलब बिना कंपन किए, बिना घर्षण किए हमारे मुख से अघोष वर्ण बाहर निकलती है। इसके अंतर्गत वर्ग का प्रथम और द्वितीय अक्षर आता है। वर्ग का प्रथम अक्षर बोलने से क, च, ट, त, प, और वर्ग का द्वितीय अक्षर बोलने से ग, ख, छ, ठ, थ, फ। तो ये 10 वर्ण अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। अब जैसे बोलिए क, ख, तो इसमें कोई कंपन नहीं हो रहा है, कोई घर्षण नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे मुख से ये बिना कंपन के बाहर निकल रही है। अब है अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो अल्प प्राण का अर्थ होता है, प्राण मतलब जानते हो वायु। वायु कम लगता है इन वर्णों के उच्चारण में, इसे अल्प प्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है वर्ग का प्रथम अक्षर। वर्ग का प्रथम अक्षर बोलने से क, च, ट, त, प, और वर्ग का तृतीय अक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर में ग, ज, ड, द, ब, और वर्ग का पंचम अक्षर में ग, य, ण, न, म। इसमें वायु की शक्ति कम लगती है। जैसे बोलिए क, च, ग, कम लग रहा है। अब महाप्राण में अल्प प्राण की अपेक्षा ज्यादा प्राणों की शक्ति लगती है, अर्थात वायु ज्यादा लगती है, इसलिए इसे महाप्राण कहा गया है। महाप्राण के अंतर्गत वर्ग का द्वितीय अक्षर और वर्ग का चतुर्थ अक्षर। वर्ग का द्वितीय अक्षर में ख, छ, ठ, थ, फ, और वर्ग का चतुर्थ अक्षर में घ, झ, ढ, ध, भ। ये महाप्राण के अंतर्गत आता है। आप दोनों अल्प प्राण का जो वर्ण है, ये अक्षर है, और महाप्राण का अक्षर है, इसके उच्चारण आप करेंगे तो समझ जाएंगे कि किसमें हमारी वायु की शक्ति ज्यादा लग रही है या कम लग रही है। अब इसके लिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप मैं जो बता रहा हूं उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। अब अल्प प्राण में जैसे अंग्रेजी में हम क लिखते हैं, क में क्या लिखते हैं? के ए, और ख लिखते हैं तो ख में क्या लिखते हैं? के एच ए। ये ख है। तो के एच क्यों लिखते हैं? एच क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि इसमें वायु की शक्ति ज्यादा लगती है, इसीलिए इसे महाप्राण कहा गया है। अब जहां जहां एच लगता है, कुछ वर्णों को छोड़ दिया जाए अपवाद स्वरूप, तो जहां पर एच लगता है वो महाप्राण है, जहां एच नहीं लगा है वो अल्प प्राण है। अब इसमें देखिए च है। अब च कहेंगे कि सी एच, इसमें एच लगा है तो इसको हम अल्प प्राण या महाप्राण माने। तो देखिए इसमें सी एच तो लगा है, लेकिन जब छ बोलेंगे तो वहां पर सी में डबल एच लगेगा। तो इसीलिए मैं कुछ वर्णों को अपवाद स्वरूप छोड़ करके मैं आपकी जानकारी के लिए बताया हूं कि जिसमें ए लगता है वर्ण के साथ वह अल्प प्राण है, जिसमें एच लगता है वो महाप्राण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो है व्यंजन वर्ण है, और आगे मैं और वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। पूरे संस्कृत व्याकरण का मैं वीडियो बनाने का निश्चय किया हूँ, और आप लोग लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले मैं स्वर वर्ण के बारे में बताया था, और इस वीडियो में टोटल व्यंजन वर्ण के बारे में बताया हूं। और आगामी वीडियो मैं जो बनाने जा रहा हूं उसमें हम महेश्वर सूत्र और महेश्वर सूत्र से बनने वाले प्रत्याहार और उच्चारण स्थान, इनके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा।
यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।